फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो किस ले रहे हैं। जैसे हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में रिएक्ट करते हैं तो ZnSO4 और कॉपर होता है और ये अपने आप हो रहा है। तो क्यों होता है? अगर हम कॉपर सॉलिड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाएं तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे जब जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, जबकि कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हैं तो नो रिएक्शन हो रहा है। यानी कि ये हो क्यों रहा है? ये डिपेंड करता है मेटल की एक्टिविटीज पे, क्योंकि यहाँ पे जिंक, कॉपर, दीज आर मेटल्स, सो इट डिपेंड अपॉन मेटल एक्टिविटी। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए नो रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्टिविटी, और रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल एक्टिविटी, तो जैसे कि ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम। तो ये ठीक है, ये जनरल है, इसके बीच में और भी एलिमेंट्स है, लेकिन हमको ये इतना तो याद ही रखना है। तो यहाँ पे हम लोग पेयर बना लेंगे, तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, और हाइड्रोजन से नीचे आते हैं कॉपर, ठीक है, Ag, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंक और कॉपर का रिएक्शन, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे दो मेटल है, जिंक और कॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिंक इज हियर, मतलब हाइड्रोजन से पहले जिंक है और कॉपर हाइड्रोजन के बाद है। तो यानी कि वी कैन से दैट जिंक इज more reactive than copper, so in the first reaction zinc displaces copper and becomes ZnSO4, but copper is less reactive, so it does not displace ZnSO4, zinc in ZnSO4, so there is no reaction. So this is called metal activity. तो metal activity पे depend करता है redox reaction, तो ये भी ध्यान देना है। तो ये सीरीज जो है reactivity सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज, ये आपको याद रखना है। तो आप क्या करिए, इसको पेयर बना के याद कर लीजिए, कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस, ठीक है, आगे हम चल के देखेंगे। हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, उसके नीचे कॉपर, और यानी कि गोल्ड सबसे नीचे, लेस रिएक्टिव, ठीक है। गोल्ड इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव, गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, तभी तो हम लोग गोल्ड ऑर्नामेंट बनाते हैं। लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करते तो काफ़ी साल तक ये ऑर्नामेंट चल सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर भी, ठीक है। तो ये नोबल मेटल भी बोलते हैं इनको, जो कम रिएक्टिव है। लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक मेमोरी टिप याद रखना है। जैसे कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ लिया, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन को याद रखना है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी से रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, अब आपको ये वाला टर्म, ये मेमोरी टिप याद रखनी है, क्योंकि ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये किसी इलेक्ट्रोड पे होगा, ठीक है। बेसिकली दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो वो या तो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा। तो यहाँ पे एक मेमोरी टिप याद कर लीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस टर्मिनल पे हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इनको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या? एनोड का मतलब है AN, एनोड। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो A और O वोवल्स होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, ANO आर वोवल्स। सो द टर्मिनल इन विच देर इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अगर टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो टर्मिनल होगा एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O,
और एन वोवल्स, तो ये जो जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, वो टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और उसी को बोलेंगे एनोड, एनोड टर्मिनल। ओके, और इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अदर यानी कैथोड, यानी कि रिडक्शन जिस टर्मिनल पे हो रहा है उसको बोलेंगे कैथोड। तो रेड कैट, ये वर्ड हो जाएगा रेड कैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको मेमोरी टिप याद रखनी है। वोवल्स ए और ओ, एनऑक्स, एनऑक्स वोवल होता है, ऑक्स से पहले एन लगता है, एनऑक्स। तो इस तरीके से यानी कि ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पे हो रहा है वो एनोड होगा और रिडक्शन जिस टर्मिनल पे हो रहा है वो कैथोड होगा। कैथोड मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैथोड फिर टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। So we memorize this tip. Now next is, अब समझ में आ गया है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं और डिपेंड करते हैं मेटल एक्टिविटी, तो मेटल एक्टिविटी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम लोग चलते हैं अरेंजमेंट पे। तो सबसे पहला अरेंजमेंट जो होगा वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बोलिए या वोल्टाइक सेल बोलिए, ठीक है। वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक मतलब ये एक पर्सन है, उसके नाम से बना, सबसे पहले उसने डिस्कवरी की थी, तो वोल्टाइक नाम पड़ गया। गैल्वेनिक इज ए जनरल वर्ड दैट इज यूज, गैल्वेनिक सेल इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर यूज कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, गैल्वेनिक सेल बनाया था, जिसमें जिंक और कॉपर लिया था, इसीलिए ये, ठीक है, ये एक स्पेशल डैनियल सेल हो गया। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल, जिसमें कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज की थी। जिंक एंड कॉपर आर यूज एज अ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो डैनियल सेल भी एक तरीके का स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसमें भी फ्री एनर्जी रिलीज होती है। उस फ्री एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा, तो डैनियल ने एक सेटअप तैयार किया। कैसा किया सेटअप तैयार, देखते हैं, देखिए। तो डैनियल ने कौन सी इलेक्ट्रोड्स यूज की है, जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर। तो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज हमको पता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यानी कि जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और कॉपर को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, ओके। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एक्टिविटी सीरीज में हम देखा था। तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा तो एन ऑक्स, तो जिंक जो होगा वो एनोड हो जाएगी, जो जिंक इलेक्ट्रोड है एनोड हो जाएगी, और जो कॉपर है जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर लिया है, 2 इलेक्ट्रोड है, तो जिंक और कॉपर में कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, एक्टिविटी सीरीज में जिंक, तो जिंक का, अच्छा। तो देखिए इससे पहले सेटअप में, ये तो हमारा सिंपल है, यानी कि डैनियल सेल बनाने के लिए डैनियल ने क्या किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, सेटअप है। सेटअप तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे, वी टेक 2 बीकर। अब एक बीकर में हम इलेक्ट्रोड मतलब डिप करेंगे, जिंक है, दूसरे में कॉपर। अब यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा, जो मेटल इलेक्ट्रोड यूज किया है उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन जो होना चाहिए उसका सॉल्ट होना चाहिए। जिंक इलेक्ट्रोड डिप इन सॉल्ट ऑफ जिंक, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ जिंक की लेना है यहाँ पे। तो यानी कि जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट ही लेना है, तो जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है, जिसका कंसंट्रेशन है C1, हमने C1 कंसंट्रेशन ले लिया। ऐसे दूसरे बीकर लेंगे, दूसरे बीकर में कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, और कॉपर इलेक्ट्रोड को किस में डिप करेंगे, सॉल्ट ऑफ कॉपर, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया जाएगा जिसमें कॉपर का सॉल्ट लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट, और ये एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ओके। नाउ जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया तो जो सॉल्ट ऑफ जिंक है वो ब्रेक हो जाएंगे आयंस में, कैटायन Zn2+ और सल्फेट आयन ब्रेक हो जाएंगे। तो हमने ये इसमें कैटायन और एनायन में भी इसको दिखा दिया है। ऐसे ही कॉपर, सॉल्ट ऑफ कॉपर
यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो भी कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस क्यूप्रिक और सल्फेट आयन, जिसका कंसंट्रेशन है C2। इस तरीके से सबसे पहले 2 बीकर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल में। तो ये सेटअप है एक तरीके का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को अपने सेपरेट बीकर में ही प्लेस करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा उस इलेक्ट्रोड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा। ये हमको ध्यान देना है। और उन दोनों इलेक्ट्रोड को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक कंडक्टर लेंगे, उस दोनों को कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अभी ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, लेकिन अभी ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, बेसिक अरेंजमेंट है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और यहाँ पे हम लोग जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डैनियल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड डिप इन corresponding salt, its corresponding salt। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आप आगे चल के देखोगे, ये एनोड बन जाता है, ये टर्मिनल, और ये कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड बन जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ ये तो हो गया सिंपल अरेंजमेंट कैसे बनाना होता है, ये सबको याद रहना चाहिए। अब हमको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक पे क्या होगा? जिंक पे होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करेगा? जिंक जो सॉलिड रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। कितने करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और जिंक आयन बन जाएगा, Zn2 प्लस आयन। जैसे ही आयन बना, ठीक है, तो जैसे यहां पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो in zinc electrode there is a oxidation process। oxidation means loss of electron, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है एनॉक्स यानी एनोड होगा वो टर्मिनल। तो हमारा ये जिंक टर्मिनल क्या हो गया? एनोड। जिंक टर्मिनल इज एनोड। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ऑक्सीडेशन की, क्या हो जाएगी? जिंक बिकम Zn2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स करके इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे इस इलेक्ट्रोड पे। और जो इलेक्ट्रोड है जिंक जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। तो ये जो जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयन में जब कन्वर्ट होगा तो ये किस में चला जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर। तो जिंक आयन जो है सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो जिंक ये जो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक आयंस में, वो जिंक आयंस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। और हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn2 प्लस और सल्फेट आयंस थे, लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद जिंक आयन बढ़ जाएंगे, यानी कैटायन इंक्रीज हो जाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर कैटायन इंक्रीज हो जाएंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इंक्रीजेज। तो हम बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे इलेक्ट्रोड पे, और आप देखेंगे धीरे धीरे थिकनेस कम होती रहेगी। जो जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस कम हो जाएगी और इसका, और बोल सकते हैं इट लॉसेज इट्स मास। जिंक इलेक्ट्रोड का मास कम होता रहेगा। अब जब यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जाएगी कहाँ पे? तो इसको हमने पाथ प्रोवाइड किया, यहाँ पे कंडक्टर लगाया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कंडक्टर हमने प्लेस किया है, कंडक्टर से हमने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये मूव होना स्टार्ट होंगे। जब यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे टूवर्ड्स अदर इलेक्ट्रोड। और दूसरे बीकर में कौन सी इलेक्ट्रोड है? कैथोड। अब कैथोड है यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे ऑक्सीडेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में जिंक आयन के कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे और ये इसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा और इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट टूवर्ड्स कैथोड। अब कैथोड टर्मिनल पे ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे तो सॉल्यूशंस में है क्या? ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इन इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो कॉपर क्यूप्रिक आयंस हैं, Cu2 प्लस आयंस और सल्फेट्स आयंस हैं, दोनों हैं।
तो जो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयंस हैं वो ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, ये सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम सॉलिड Cu2+। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी राइट साइड में, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन कौन करेगा? जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं, कैटायंस Cu2+ आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम Cu2+ आयन। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर ये जो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बन गया। अब ये कॉपर सॉलिड जाएगा कहाँ? ये डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पहले इसकी थिकनेस ठीक है सिंपल थी, लेकिन जब ये सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर डिपॉजिट होंगे, तो हम देखेंगे कि कॉपर इलेक्ट्रोड की थिकनेस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, और हम बोल सकते हैं इट इंक्रीजेस मास, इट गेन मास। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में जिंक की थिकनेस डिक्रीज होगी, इट लॉसेस मास, वाइल इन केस ऑफ कॉपर इट, ठीक है, इट इंक्रीजेस मास। अच्छा, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन, जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने बोल दिया इसको एनोड, एनोड। और राइट साइड में कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा हो जाएगा रेड कैट, कैथोड। तो इस तरीके से ये सिंपल सेटअप है। तो जैसे हम लोगों ने सिंपल सेटअप बनाया तो ये होगा, इनिशियल प्रोसेस ही होगा, अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। कंप्लीट कब होगा? जब ये पूरा सर्किट, अभी ओपन सर्किट है, ओपन है, देखिए यहाँ बीच में हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया एक दूसरे, अभी ये दोनों बीकर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये क्लोज ऐसे लूप बनेगा तभी तो करंट पास होगा। अब क्लोज लूप बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, होता है उसका। नाउ नेक्स्ट इज हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो इसके लिए हम लोग फिर से उसी सर्किट पे आ जाते हैं। यहां पे जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स डिपेंड इन देयर कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जिंक टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड टर्मिनल है, और यहाँ पे इस जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस टर्मिनल पे। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड टू कैथोड टर्मिनल इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। अब कॉपर जो है, कॉपर टर्मिनल पे गेन होगा इलेक्ट्रॉन, कौन गेन करेगा? जो सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होगा और वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए कैथोड बोल रहे हैं। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। कैथोड कौन सा है? पॉजिटिव है। समझ में आ गया? नेगेटिव एनोड रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किधर जाने के लिए? कैथोड की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से ध्यान देना है। अब अगर हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया यहाँ पे तो ये कंप्लीट सर्किट होगा, देन ओनली करंट विल फ्लो, तब करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों बीकर हैं इसमें ये तो पॉइंट याद हो गया हमको, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो जिंक वाला टर्मिनल है जिसमें सॉल्यूशन है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। मोर पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn बिकम Zn2+ बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हमारे मूव हो गए हैं एनोड से कैथोड, और बचा Zn2+ आयन, ये कहाँ चले आएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। इससे मतलब है Zn2+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, सॉल्यूशन बिकम मोर पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में भी देखिए, लेफ्ट साइड में जो कॉपर आयंस हैं, Cu2+ आयंस हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में क्या था? Cu2+ आयंस थे और SO4 2- आयंस थे, सल्फेट आयंस थे। हमारे जो Cu2+ आयन सॉल्यूशन में थे वो तो यूज हो गए Cu सॉलिड बनने में। तो हमारे इस सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज हो गया? इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन इंक्रीज हो गए हैं राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड के बीकर में
सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो यहाँ पे मोर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का जो वो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मोर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जिंक वाले केस में जो सॉल्यूशन है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, कॉपर के केस में मोर नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो दोनों बिकर्स हैं इनको बोलते हैं हाफ सेल्स, क्योंकि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में दो हाफ सेल रिएक्शंस होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। तो इस केस में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है जिंक टर्मिनल जो कि एनोड टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और रिडक्शन हाफ सेल का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड टर्मिनल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एनोडिक हाफ सेल लेफ्ट साइड, और राइट साइड बोल सकते हैं कैथोडिक हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है वो फ्लो हो रहा है वो एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल की तरफ मूव हो रहा है। और हमारा बाई कन्वेंशन, ठीक है, बाई कन्वेंशन बाई रूल हमेशा याद रखिएगा, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मूव हो रहा है तो करंट हमेशा फ्लो होगा फ्रॉम कैथोड से एनोड। तो करंट का फ्लो हो रहा है कहाँ, करंट जो फ्लो होगा वो कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल पे मूव होगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग वी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। अगर करंट मेजर करना है तो एमीटर लगाएंगे तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइस होती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करते हैं वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के, तो इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। सो दिस इज अबाउट कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ electrochemical cell. Here zinc and copper is used as electrode, so it is called Daniell cell. अब Daniell cell में हो क्या रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अपने आप हो रहा है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ और इसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज भी डेवलप होगा। ठीक है, तो वोल्टेज डेवलप होने के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर हमको बताएगा यहाँ पे जितनी भी रीडिंग आएगी वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो जाएगा, समझ लीजिए। ईएमएफ ऑफ द सेल बोलेंगे इसको, अभी बताते हैं। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, नाउ तो इसको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, जैसे जिंक इज डिप इन कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी रखते हैं। यूनिटी का मतलब है जिंक Zn2+ आयंस और Cu2+ आयंस के कंसंट्रेशन जो है यूनिटी हो गए। यूनिटी मीन्स वन मोलैरिटी। अगर हम ये करते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स कर देते हैं, यूनिटी कर देते हैं, यानी कि वन मोलैरिटी कर देते हैं, मोलैरिटी में मोल्स पर लीटर और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तब इसका जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल, वो 1.1 वोल्ट आता है। ये प्रैक्टिकली पाया गया है। ये जो हम लोगों ने सेटअप तैयार किया है डैनियल सेल, इससे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है ये कितना मेजर करेगा, 1.1 वोल्ट। ये 1.1 वोल्ट मेजर करेगा। ठीक है, तो ये डैनियल सेल की वैल्यू है। तो इस तरीके से दिस इज अ डैनियल सेल, दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन दिस वी हैव टू बिकर्स, वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल क्योंकि ये एनोड टर्मिनल है। सेकेंड इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड कैथोडिक हाफ सेल। In this, zinc is more reactive than copper, so at the zinc side there is an oxidation process. In this, loss of electron takes place. These electrons migrate from anode to cathode terminal. At the cathode terminal, the cupric ions in the solution gain that electrons and deposit on the electrode, copper electrode. So copper electrode gain mass, and with the help of salt bridge, it complete the circuit and the current will flow. Current will flow from cathode to anode terminal. So in this way, when we connected voltmeter, it measure voltage of 1.1 volt when the solution having concentration of 1 molarity,
जिंक और कॉपर का जो कंसंट्रेशन है वन मोलैरिटी होना चाहिए. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है. सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब and it contains concentrated solution of inert electrolyte. यहाँ पे हम एक U शेप ट्यूब लेते हैं. U शेप ट्यूब ग्लास ट्यूब एक्चुअली है, तो उसके अंदर हम लोग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भरते हैं जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है. इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना के U शेप ट्यूब में डाला जाता है. ठीक है. और हम बोल सकते हैं सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन. इन जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन बनाया जाता है इन अगर और जिलेटिन. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर एंड जिलेटिन, यानी कि एक तरीके का विस्कस रहता है. ठीक है. वो यू शेप ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है, और यू शेप ट्यूब के जो एंड्स हैं उसको हम लोग कॉटन प्लग से क्लोज कर देते हैं. तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज तैयार होता है. तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं? सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन तो ये होता है, इट अलाउ मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन. तो जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बीकर यूज करते हैं, दोनों बीकर्स में कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस होता है, तो उनके बीच में उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है वो प्रोवाइड करता है सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज first provide the interconnection through which there is a movement of ions from one solution to another. लेकिन जो दोनों बीकर की जो सॉल्यूशन है उसको मिक्स नहीं होता है. मिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ द हाफ सेल. जैसे कि हमने देखा था कि जिंक और कॉपर, यानी कि एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल. एनोडिक हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का बन गया था? पॉजिटिव जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया था. इसी तरीके से कैथोड टर्मिनल पे क्या हो रहा था? यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, यानी कि ये नेगेटिव हो रहा था करस्पॉन्ड. तो यानी कि यहाँ पे इसको न्यूट्रल बनाना है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है एनोडिक हाफ सेल में और कैथोडिक हाफ सेल में नेगेटिव. तो इन दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोग ये क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है. तो मेन फंक्शन है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ द हाफ सेल. देखते हैं कैसे? देखिए यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो हमने समझ लिया है. मेन फंक्शन जो सॉल्ट ब्रिज का होता है वो होता है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ द हाफ सेल. ठीक है. तो वही फिगर है यहाँ पे. ये डैनियल सेल है. डैनियल सेल में हम लोग जिंक यूज करते हैं, जिंक एनोड और कॉपर कैथोड, कॉपर इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड. ठीक है. इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिया है. पहले हमने वोल्ट मीटर लगाया था तो वोल्टेज नापा था 1.1. अब यहाँ पे एमीटर, तो यहाँ पे इससे हम क्या करंट मेजर कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे जिंक पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे इस इलेक्ट्रोड पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो ये मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ. तो एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं कॉपर. ठीक है. तो यहाँ पे जो जिंक है वो Zn2+ आयन बन रहा है. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में Zn2+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है? जिंक आयन के कंसंट्रेशन बढ़ जाने, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है. ठीक है. ये ध्यान देना है. यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल होता है वो किसकी वजह से होता है? ये सॉल्यूशन के अंदर उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव एनोड, पॉजिटिव सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो पोटेंशियल. तो ये एनोड टर्मिनल. ठीक है. इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो यहाँ पे कैथोड, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है
उसमें जो Cu2+ आयन क्यूप्रिक आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वही करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं ये Cu2+ आयन गेन करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन्स करेंगे और कॉपर सॉलिड बन जाएगा और ये कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे इसकी थिकनेस बढ़ेगी, इट इंक्रीज द मास, कॉपर इलेक्ट्रोड का मास बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, क्यूप्रिक आयन यूज़ हो रही है, तो सल्फेट आयन बढ़े, सल्फेट आयन तो उतना ही है, सल्फेट आयन तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 2- आयन्स वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया और करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव हो गई, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे भी हो गया। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव बन रहा है एनोडिक और कैथोडिक के केस में ये सॉल्यूशन नेगेटिव बन रहा है। तो यही तो हो गया हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखिए ये जो चार्ज जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज। Zn2+ आयंस का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये फ्लो होना कम कर देंगे धीरे धीरे आप देखोगे इस सेल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना कम हो जाएंगे, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होना कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Zn2+ आयन जो पॉजिटिव आयंस हैं, कैटायंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस जो कंसंट्रेशन Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से। किस तरफ? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। इसी तरीके से जो सल्फेट आयन, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फेट आयन कैथोडिक के टर्मिनल पे जो आ गए हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन होने में प्रिवेंट होगा, यहाँ पे रिडक्शन ही होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। यानी कि जो क्यूप्रिक आयन Cu2+ आयन्स हैं उसके पास नहीं आने देगा एज सल्फेट आयन, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस केस में भी प्रिवेंट होगा। तो जो सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस हो जाता है यहाँ पे कैथोडिक टर्मिनल पे, कैथोडिक सॉल्यूशन में, तो यह प्रिवेंट करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स Cu2+ आयन। तो जब Cu2+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, तो ये रिडक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ना तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा ना रिडक्शन हो पाएगा। फिर हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये सेल जो है काम करना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएंगे। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग करंट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। फिर हम देखेंगे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया है और सेल स्टॉप हो गया वर्किंग। आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये जो यहाँ पे एनोडिक टर्मिनल पे, ठीक है, एनोडिक हाफ सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है जिंक आयन की वजह से, और कैथोडिक सॉल्यूशन में जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है सल्फेट आयन की वजह से, वो न्यूट्रलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और जैसे कि हमको पता है सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, KCl, ठीक है, और भी हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे KCl इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और इनके जो माउथ है, जो एंड्स हैं, उनको कॉटन से इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये एक तरीके का ये सेटअप है, यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा है, और अगर जिलेटिन सॉलिडिफाइड मटेरियल है, दैट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दिस सो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अगर ये नहीं होगा तो कुछ समय बाद सेल जो है वर्क करना बंद कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस है किसकी, सॉल्ट ब्रिज की। तो यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। तो सॉल्ट ब्रिज prevent accumulation of excess charge around both zinc electrode and copper electrode। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है न्यूट्रल करने का, वो कैसे करेगा, ये प्रिवेंट करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस चार्ज अराउंड बोथ द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आप बोलेंगे एक्सेस चार्ज क्या है? एक्सेस चार्ज जो होता है वो जिंक के केस में
कौन होगा, Zn2+ आयन, और कॉपर के केस में क्या होगा, सल्फेट आयन। तो ये जो है एक्सेस चार्ज होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव बन जाता है इधर, और राइट साइड में नेगेटिव बन जाता है, यही एक्सेस चार्ज है। तो इस एक्सेस चार्ज को एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, एक्यूमुलेट नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता, क्योंकि ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि KCl है। तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे माइग्रेशन होगा, ठीक है, क्लोराइड आयन Cl-, KCl जो है ब्रेक हो जाएगा K+Cl-, तो Cl- आयन Zn2+ को न्यूट्रलाइज करने लग जाएंगे, ठीक है, एनोडिक हाफ सेल में। इसी तरीके से जो K+ आयन्स हैं वो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके आसपास जो भी एक्सेस चार्ज है उसको एक्यूमुलेशन होना स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा सेल वर्किंग कंडीशन में होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज is used to prevent accumulation of excess charge. So excess charge क्या, एनोडिक सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट एंड कैथोडिक सॉल्यूशन में सल्फेट आयन, दीज आर द एक्सेस चार्ज। और ये जब इलेक्ट्रोड के आसपास ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, कैथोडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और एनोडिक सॉल्यूशन में जो एनोड टर्मिनल है जिंक है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यही तो एक्सेस चार्ज है, इसी को हम न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट K+Cl- है वो अपोजिट सॉल्यूशन में माइग्रेट करके न्यूट्रलाइजेशन करती हैं, सो दैट इट प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस चार्ज अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। नाउ तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डैनियल सेल पढ़ रहे हैं, डैनियल सेल का मतलब है यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं जिंक एंड कॉपर। जब जिंक एंड कॉपर यूज़ हो रहा है तो डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल दैट इज यूज टू कन्वर्ट फ्री एनर्जी, केमिकल एनर्जी दैट इज अ फ्री एनर्जी, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और ये कहाँ से मिलती है फ्री एनर्जी, इन एनी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और हम सेटअप तैयार करते हैं, जैसे कि वो सेटअप होता है गैल्वेनिक सेल, और उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, यानी एनोड से कैथोड की तरफ होता है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, यानी कैथोड से एनोड की तरफ होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करेंगे तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको लेफ्ट साइड और जो कम रिएक्टिव है उसको राइट साइड, यानी ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड, रिडक्शन को राइट साइड, ठीक है, रिडक्शन RED RR, इस तरीके से याद रखिए, RR राइट साइड। नाउ जब हम लोग जो ये डैनियल सेल का कंसंट्रेशन, डैनियल सेल में जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन अगर 1 मोलैरिटी लेते हैं और अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमको कितना वोल्टेज मिलता है, 1.1 वोल्ट। दिस इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डैनियल सेल। 1.1 वोल्ट हमको प्रोवाइड करता है। अब 1.1 वोल्ट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी जो सेल के अंदर जो हाफ सेल्स हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उसमें केमिकल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब उसको यूज़ करिए आप, ठीक है, जब तक केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा हमको ये पोटेंशियल मिलेगा, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशंस, जैसे बल्ब जलाना हो गया, फ़ैन, छोटे छोटे, ये एक्चुअली DC वैल्यू है, तो DC, ठीक है, DC के जो भी एप्लीकेशंस है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड डैनियल सेल। तो अब हम लोग इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस जो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में
क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, पहला पॉइंट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो डेल्टा जी गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पहला डिफरेंस हो जाएगा, रिलीज नेगेटिव, रिक्वायर्ड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग 2 सेपरेट बीकर यूज करते हैं जिसमें कि 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। जैसे डैनियल सेल में हम लोग क्या कर रहे थे, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, जिंक और कॉपर, और 2 सेपरेट बीकर यूज कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं हम, बोथ इलेक्ट्रोड आर सस्पेंड ऑन सेम बीकर, एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड को सस्पेंड किया जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रोड्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ये हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इन सेम बीकर, एक ही बीकर में अंदर होगा, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हम लोग डिफरेंट लेते हैं इन 2 डिफरेंट बीकर्स। जैसे कि हमने जिंक के केस में जिंक का सॉल्ट लिया था, जिंक सल्फेट, और कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट और इनका कंसंट्रेशन भी डिफरेंट। अगर हम सेम लेंगे तब जाके हमको ये 1.1 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो C1 और C2 हमने जनरल एक कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको शो करने के लिए C1 C2 लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से मतलब एक ही बीकर है तो एक ही कंसंट्रेशन होगा। 4th पॉइंट जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी बिल्कुल पता है हम लोगों ने। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल जो भी एक्सेस चार्ज है उसको एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज। इसी तरीके से लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। और ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में सेम है, ये डिफरेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ डिफरेंस, दिस इज अ सिमिलैरिटी। ये पॉइंट दोनों में सिमिलर है। क्या है, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होगा वो बोलेंगे एनोड, एन ऑक्स, एनोड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आएगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेड कैट, तो कैथोड टर्मिनल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों केसेस में वैलिड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कभी भी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देख के एनोड कैथोड नहीं बताएंगे, हमेशा क्या देख के बताएंगे, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो टर्मिनल एनोड होगा, जिस टर्मिनल पे रिडक्शन हो रहा है वो टर्मिनल कैथोड होगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल।